घर एक सपना शो में आपका स्वागत है। बजट में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और जाहिर सी बात है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी इस बार के बजट से ढेरों उम्मीदें हैं। हमारे साथ आज घर एक सपना शो में बड़ा पैनल मौजूद है। चर्चा करेंगे कि बजट से पहले बिल्डर्स की क्या मांगे हैं। आपका रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण जैन जी, जो चेयरमैन है ट्यूलिप ग्रुप से। इसके अलावा हमारे साथ शो पर हैं मनोज जैन जी, डायरेक्टर हैं साया ग्रुप से। इसके अलावा हमारे साथ वीके सूरी साहब हैं, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जी भी हैं, जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ आरके यादव जी हैं, चेयरमैन अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप से। हमारे साथ आम जनता भी मौजूद है, जिनकी बजट से इस बार काफी सारी उम्मीदें हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रवीण जैन जी के पास। प्रवीण जी, डीमोनेटाइजेशन के बाद अब बजट की बारी है। काफी झटका लगा रियल एस्टेट सेक्टर को, क्योंकि खरीदार जो हैं वो नदारद हो चुके हैं मार्केट में और प्राइसेस भी काफी गिर चुके हैं। लेकिन इस बार वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें बंधी हैं कि बजट में ये होना चाहिए जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा? देखिए जी, कुछ चीजें हैं, जैसे एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड यूजर के लिए हाउसिंग लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कम हो जाए। हमने डिमांड सरकार से की है कि 7 से 8% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए, जो अभी थोड़ा ज़्यादा है। इसके अलावा एक हमने डिमांड की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस रियल एस्टेट को मिल जाए। उससे जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं या जो अभी आने वाले हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर फंडिंग आसान हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। जब फंडिंग सस्ती होगी तो एंड यूज़र के घर सस्ता हो जाएगा। और एक इंडस्ट्री स्टेटस की बात की है हमने, अगर वो हमें मिल जाता है तो अभी हम ज़मीन खरीदने के लिए लोन नहीं मिलता, फिर ज़मीन खरीदने के लिए भी लोन मिलेगा और चीज़ें आसान हो जाएंगी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात की है, अगर प्रायोरिटी लैंडिंग हो जाती है, अगर रियल एस्टेट को प्रायोरिटी के दर्जे में दिया जाता है बैंकों से, तो आसान हो जाएगा लोन मिलना। अभी बड़ा मुश्किल है प्रोजेक्ट के लिए। जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, रुके हुए हैं प्रोजेक्ट, हमने उनमें 2-3 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी मांगा है कि भाई 3 साल तक प्रिंसिपल का मोरेटोरियम पीरियड मिल जाए, ताकि वो प्रोजेक्ट आराम से टाइम से पूरे हो जाए और एंड यूज़र को घर का सपना लोगों का पूरा हो पाए। मनोज जी, घर एक जरूरत है, चाहिए ही चाहिए, निगलेक्ट नहीं किया जा सकता ये सेक्टर, क्योंकि 250 से ज्यादा इंडस्ट्रीज भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर होम लोन सस्ता होगा ग्राहकों के लिए और आप लोगों के लिए, क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए, होम लोन सस्ता होने से अल्टीमेटली ईएमआई कम होती है। मेरे पॉकेट से जितना पर मंथ पैसा जाना था एक सैलरीड एम्प्लॉय की अगर तरफ से बात करें, तो वो अब उतनी ही ईएमआई में एक बड़ा घर खरीद सकता है। मान लीजिए पहले कोई 2 BHK सोचता था, अब वो उससे थोड़ा बड़ा सोच सकता है, उतने ही टेन्योर में वो पे कर पाएगा। डेवलपर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिमांड जब जनरेट होती है तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी आती है और बैंकर्स को भी लगता है कि प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डिलीवरीज हो रही हैं, तो अल्टीमेटली जो घर एक सपना है लोगों का, वो जल्दी पूरा होगा। मुझे लगता है कि ईएमआई को भी कम करना चाहिए। क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? बजट से उम्मीद है, एक तो ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को ये डायरेक्शन जाना चाहिए कि रेट्स जितना उनके पास अभी लिक्विडिटी आई है अकॉर्डिंगली, वो रेट थोड़े और कम होने की हमें लगता है गुंजाइश है, वो होना चाहिए। दूसरा, बजट से जो हमें उम्मीद है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे जो गवर्नमेंट डिडक्शन देती थी अभी तक 2 लाख रुपए की, वो कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में वो बहुत छोटी नज़र आती है, उससे बहुत अट्रैक्शन नज़र नहीं आता। वो मुझे लगता है कि थोड़ा बढ़ना चाहिए। एक अर्बन एरिया और रूरल एरिया में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। वीके सूरी साहब, आपसे बात करेंगे। बैंकिंग सेक्टर जो है वो बैकबोन है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। अगर लोन सस्ता नहीं होगा तो खरीदार मार्केट से नदारद ही रहेंगे। क्या कहेंगे इस पर? क्या डिमांड है कि हाँ, अरुण जेटली साहब बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से भी चलें और वहां पर होम लोन दरें भी कम हो और लोगों को रियायत दी जाए? होम लोन के लिए एक अलग से इनको एक स्कीम लाना चाहिए। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, स्ट्रक्चर जो है, इंटरेस्ट स्ट्रक्चर, वो अलग होना चाहिए। वो कमर्शियल रेट नहीं लगना चाहिए उस पर, अफोर्डेबल हाउसेज पर, और अप टू ए लिमिट। एक तो इंटरेस्ट कम होने नहीं हो पाते। बैंक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनको एक ऑटोनॉमी दी हुई है, लेकिन ये उसका मतलब नहीं है कि जब आपको रिजर्व बैंक रेपो रेट भी कम करता है या आपके पास अभी लिक्विडिटी इतनी ज्यादा आ गई है, उसके बाद भी आप नॉमिनल रेट अब कम कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारा कुशन है कि आप उसको और रेट्स को कम कर सको। वो आपको बैंकिंग इंडस्ट्री को करना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से ये एक मैंडेटरी हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। राकेश जी, क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए इस बार के बजट में? देखिए, देश के अंदर जब तक मूल रूप ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा जी, कोई भी कंट्री
डेवलप कंट्री नहीं कहला सकता। जब भी हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री आया उसने कहा रोटी कपड़ा और मकान। कहने के लिए सबने कहा, लेकिन मकान के लिए क्या चीज की जरूरत है, कैसे वो इंडस्ट्री डेवलप हो, कैसे लोग आगे तरक्की करें, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये हमारे हर बजट में ये दिक्कत रही है। आप एक तरफ तो बात करते आम आदमी तक घर उसकी पहुंच तक पहुंचे, दूसरी तरफ आप सर्विस टैक्स इंक्रीज कर देते हैं, उस तरफ आप हाउसिंग लोन महंगा कर देते हैं, तीसरा रियल एस्टेट डेवलपर के लिए रिस्क फैक्टर में डालकर 12% जो आपका इनका बैंकिंग का सेक्टर का आप कितना परसेंट किस इंस्टीट्यूट में खर्च कर सकते हैं, कितना रियल एस्टेट में करें, वो 12% है टोटल। 12% वो है, उसको रिस्क फैक्टर में डाल रखा है। ये 12% तो आपको देंगे, लेकिन ये हाईली रिस्क फैक्टर में डाल रखा है। आप इसको इंडस्ट्रीज का दर्जा दीजिए ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर बने। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट, जिसके अंदर गरीब से गरीब आदमी को रोजगार मिलता है, जिसमें आम आदमी को रोजगार मिलता है। हम उस सेक्टर को आज तक अनदेखी करते रहे हैं। इसमें जरूरत क्या है, आपको बैंकिंग के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं चले गई 3-4% से ज्यादा कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। भाई साहब कह रहे 6-7%, मैं कहता हूँ 5-6% के अंदर आपको रियल एस्टेट को देना ही पड़ेगा यदि देश के अंदर गति लानी है। तो आप वित्त मंत्री को क्या कहना चाहेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बजट के बतौर क्या निगलेक्ट किया जाता रहा है पिछले कुछ सालों से? ऐसे जब भी बजट बनता है हमेशा रियल एस्टेट को नेगलेक्ट के कैटेगरी में, हाँ उसके लिए बजट से पहले की चर्चाएं, बाद की चर्चाएं बड़ी अच्छी लगती हैं कि आम आदमी के हित की बात की जा रही है। किसी भी बजट में आम आदमी के घर की बात हम आज तक करें। हाँ नारा जरूर हमने दिया, रोड कपड़ा और मकान, ये नारा देते रही, जो भी सरकार आएगी नारा जरूर देगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन के जो सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए कोई भी तत्पर नहीं। तीसरी चीज आज आप बजट के अंदर डाल सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर राज है, जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेक्साइज जितने डिपार्टमेंट है, इनको सीमित आप पावर दीजिए, ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि बंदा टाइमली पेमेंट जमा कर सके, टाइमली जो बनता है एक रीजनेबल अमाउंट आप करें। बिला वजह के टैक्सेज इंक्रीज कर देते हैं, बिला वजह के उनको राइट्स दे रखे, उससे बड़ी दिक्कत है। उस जब तक आप इंस्पेक्टर राज को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक करप्शन इस कंट्री से जा नहीं सकता। बजट में ये हमारी उसके साथ मांग है। प्रदीप जी, बतौर कंसल्टेंट आप क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, कि क्या आप लोगों की भी तरफ से मांगे होंगी कि हाँ हमारे लिए भी, हमारे सेक्टर के लिए भी किया जाए कुछ? देखिए, पहले एक टिपिकल प्रॉपर्टी डीलर से अब एक प्रोफेशनल मैनर में काम होना शुरू हो गया है, लेकिन कहीं हद तक आज भी इमेज जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर की इमेज ही रह जाती है, और उसमें कई ऐसे फ्लाई बाय नाइट एजेंट्स भी होते हैं जिनके कारण ऐसी इमेज बन के आती है जी। तो मैं कहूँगा रेरा जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, जिससे एक लाइसेंस हो, और वो जो रेफरेंस वाले कॉन्टैक्ट्स हैं वो सिर्फ उसी तरह काम कर पाए, ना कि वो भी एक कमीशन लेके और वो भी एक एजेंट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो उनकी ऑथेंटिसिटी है वो काम कर पाए, और मार्केट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी हो, जिससे कि एजेंट भी गलत काम करने से डरे और मार्केट में एक अच्छी इमेज जनरेट हो। पर प्रदीप जी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर सरकार ध्यान नहीं देती है, स्पेशली बजट में, क्या करें? रियल एस्टेट इंडस्ट्री को निगलेक्ट तो किया जाता रहा है। जैसे अभी जो भी हाउसिंग की बात कर रहे थे कि रोटी कपड़ा और मकान की बात थी, या प्राइम मिनिस्टर ने सपना तो देखा कि हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक 2 करोड़ अर्बन एरिया के अंदर घर बना के देने हैं, और जबकि ये स्टेट्स का सब्जेक्ट है, जितने अप्रूवल्स हैं, जितने भी सैंक्शंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। आप ये देखें, हमने पीछे सरकार को ये लिखा था कि आप कोई ऐसी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कोई ऐसी कमेटी बने जो सब सारे स्टेट गवर्नमेंट से डिटेल्स मंगाए। 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल के अंदर कुछ काम नहीं हुआ अभी, और आगे 5 साल रह गए हैं हमें 2 करोड़ घर बना के देने के लिए। इसका मतलब निकालें कि 40 लाख घर हमें हर साल बना के डिलीवर करेंगे तो ये नंबर से अचीव कर पाएंगे, और ये नंबर सिर्फ अर्बन एरियाज के हैं। रूरल एरियाज की बात करें तो 6 करोड़ घर और बनाने हैं। तो 40 लाख घर बना के देना कोई मतलब आसान नहीं है, बहुत टफ टारगेट है ये, और इसके लिए जब तक सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं होगा तब तक ये अचीव कर पाना मुश्किल है। और एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट से वीकली या मंथली बेसिस पे रिपोर्ट मंगाए कि कितने आपने अप्रूव किए हैं घर,
किस स्टेज पर है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, या रुके हैं तो क्यों रुके हैं, कौन सी अप्रूवल्स के बिना रुके हैं। तो ये सब चीजें अगर हो जाएंगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर बन जाए प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, तो शायद ये चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। प्रवीण जी, 6 करोड़ घरों की जरूरत है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई स्मार्ट सिटीज लेकर के आओ, 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी सस्ते घर बनाए जाते हैं, लेकिन काम जो है सब पेपर पे है, स्मार्ट सिटी की बात करें तो अभी तक मुझे नहीं लगता किसी भी पूरे देश में किसी भी स्मार्ट सिटी के ऊपर काम शुरू हुआ है। पेपर्स में काम चल रहा है अभी, बट ग्राउंड वर्क की बात करें तो ग्राउंड वर्क में भी कुछ भी नहीं है। सूरी साहब, बैंकिंग सेक्टर, इनकी मांग है, बिल्डर लॉबी की मांग है कि अगर बैंकिंग सेक्टर बिल्डर के लिए भी लोन अगर सस्ता करेंगे तो जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे जो पैसा बचेगा वो ग्राहकों को पास ऑन करेंगे, घर सस्ते होंगे। क्या मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए पूरी इंडस्ट्री के लिए एक अलग से रेट स्ट्रक्चर होना चाहिए जी। वो एट पार विद अदर कमर्शियल स्ट्रक्चर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक अलग से इसको रिजर्व बैंक को और गवर्नमेंट को, वित्त मंत्रालय को चाहिए कि ये जैसे किसी एक प्रायोरिटी सेक्टर को हम बढ़ावा देते हैं, उसमें हम लोगों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हैं, एक रियल एस्टेट के लिए एट ऑल लेवल्स अलग अलग ढंग से किया जा सकता है। 5% से 4% से लेकर जहां पर कमर्शियल और बिल्डिंग बन रही है वहां पर रेट ज्यादा रखा जा सकता है। उस तरह से स्टैगरिंग रेट इनको रखने चाहिए और आप सस्ता मकान बनाकर कैसे प्रोवाइड कर सकें ताकि वो जो 50 लाख का आज मकान है वो 30 लाख में मिल सके, वो 20 लाख में मिल सके, जो एक आम आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी उसको अफोर्ड कर सके। लोअर क्लास आदमी भी उसको तंगी से मांग के इधर उधर से लोन लेकर उसको अफोर्ड कर सके। सरकारें कर रही हैं, ऐसा नहीं है, हमारे साथ आम लेकिन उनका पेस जो है, उनकी जो स्पीड है अभी इतनी नहीं है कि 2022 तक हम लोगों को मकान प्रोवाइड कर पाएंगे। जी, 6 करोड़ घरों की जरूरत है। ये पेस और ये स्पीड तब आएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि इसको एक बोल्ड, बहुत बोल्ड स्टेप समझकर एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया उसी। हमारे साथ आम जनता भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं वित्त मंत्री से। आपकी क्या मांग है? मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, आपने बैंकों में लाखों करोड़ों रुपए जमा कर दिया, क्या उससे झुग्गी झोपड़ी वाले जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं क्या उनके लिए अपना घर मिलेगा कि नहीं? वो चाहते हैं कि सस्ते घर भी बनाए जाएं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग हो। देखिए, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, डेवलपर लैंड परचेज करता है, उसका रजिस्ट्री का 5% से 10% तक चार्जेज होता है जी। जैसे हम, ये तो लैंड कॉस्ट की बात हुई, जैसे हम उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं हम सेल टैक्स भी देते हैं, एक्साइज भी देते हैं, सर्विस टैक्स भी पर देते अब तो हैं। जीएसटी आ जाएगा। आ जाएगा, उसकी बात कल की है ना। हम लोगों से अब आपने प्रोडक्ट तैयार कर दिया, अब लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दोनों को इम्प्लीमेंट करके रजिस्ट्रेशन चार्जेस करना है। आपको उसमें एग्जेम्पशन देनी चाहिए, 0 कर देना चाहिए। जब मैं हर चीज पर टैक्स पे कर चुका हूँ, लैंड की रजिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट को पे कर चुका हूँ, तो इनकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर को 20,000 रुपए, 10,000 या 5,000 रुपए करके आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या, जितने भी देश की सरकारें वो कहती है रिवेन्यू कैसे मेरे सरकार के खजाने में आए। कुछ हमारे साथ और भी बायर्स हैं, ग्राहक हैं, बताइए। मेरा सवाल है, बिजनेस लॉबी बैठी हुई है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं रियल एस्टेट के। घर एक सपना आप लोग कहते हैं, ठीक है, मैंने घर लिया, मुझे पोजीशन मिलनी थी 2012 में, लेकिन मैं 2017 में बैठा हुआ हूँ। आपने बना दिए एनसीआर में सारे मकान प्रोजेक्ट्स, मैं देख रहा हूँ अध बने पड़े हुए हैं। कोई उनकी, जिन्होंने पैसा दिया उनका क्या, वो बेचारे घर के लिए किराए पे रह रहे हैं, ईएमआई भी भर रहे हैं, वहां लगे हुए। बिल्डर की कोई जिम्मेवारी नहीं है, बिल्डर पैसा ले लेता है लेकिन कहीं कतई देखता नहीं है कि किसको मकान देना है नहीं देना। तो उन लोगों के लिए आप लोग क्या करेंगे? इनका कहना ये है राकेश जी कि आप बजट में मांगे तो अपनी रख रहे हैं, लेकिन जो 2006, 9 में और 10 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, आज तक उनका पोजीशन नहीं मिल पाया है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप क्यों पोजीशन फिर टाइम पर नहीं देते हैं? ये बात काफी हद तक इनके कंप्लेंट वाजिब है। इसके अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। सर प्रॉब्लम थी तो फिर घर नहीं बन पाएगा ना। मैं आपको बताऊं उसके पीछे अगर ग्राहक पैसे देने में प्रॉब्लम करता है तो उस पे 18% इंटरेस्ट लग जाता है। 24%। मनोज जी, मैं इतना जानती हूँ कि बजट में आप मांगे रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्डर्स को भी सुधार की जरूरत तो है। अगर खुद सुधार नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में फिर से सेंटिमेंट्स खरीदार नहीं लौटेंगे और ये स्लम्प में चला जाएगा। आप भी, और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा
कि कोई समर्थन नहीं है हम जो लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों का जिन लोगों ने जानबूझ के अपनी डिलेज की है, कोई समर्थन नहीं है। हमको यहाँ पे कोई डेवलपर्स के लिए यहाँ पे कोई प्रो करने के लिए नहीं है। मैं मानता हूँ जो लोग डिलीवर कर रहे हैं ऑन टाइम, जैसा साहब ने कहा अभी कि हमें भी R&D करने की थोड़ी जरूरत है जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्वेस्टमेंट करा उन्होंने पहले और लोगों को दिए, उन लोगों के साथ जरूर जाना चाहिए। प्रवीण जी, आपसे शुरुआत करेंगे। वित्त मंत्री से 3 अपनी मेन मांगे बता दीजिए मेरे माध्यम से कि ये चाहिए इस बार के बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो और प्रायोरिटी लैंडिंग। जी मनोज जी, आप क्या कहेंगे? सिंगल विंडो क्लियरेंस मेरे को लगता है आने से सभी का फायदा होगा। ये पहली डिमांड है, ये शायद पूरी होगी। बाकी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सर ने जो बोला वही सब चीजें हैं हमारी भी। सर, आप क्या कहेंगे? जो इन्होंने बोला उसको उसमें ऐड करते हुए कि जो एक आपको इंटरेस्ट में सबवेंशन मिलता है, जो आपको टैक्स में छूट मिलती है, उस छूट को थोड़ा सा सब्सटेंशियली बढ़ा दिया जाए। ये नहीं कि नाम के लिए हमने बढ़ा दिया 2 लाख से 2.5 लाख कर दिया, ऐसा नहीं। उसको 3-3.5 लाख रुपए इस बार वित्त मंत्री जी कर दें। बहुत पैसा आ गया है डिमोनेटाइजेशन से और उनकी इच्छा भी ऐसी है, गवर्नमेंट की मंशा भी यही है कि हम ये पैसा जो है अच्छे कार्यों में लगाएंगे, लोगों के भले के लिए लगाएंगे। तो इस तरफ थोड़ा सा वो ध्यान दें, रियल एस्टेट की तरफ। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़े, अफोर्डेबल हाउसिंग PPP मॉडल के अंदर आए और जो एजेंट्स हैं उनकी इमेज अच्छी होने के लिए अगर गवर्नमेंट रेरा को जल्दी इंप्लीमेंट करे, उसके मेन पर्पस को डाइल्यूट ना करे, तो वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। जी, क्या कहेंगे राकेश जी? बेसिकली इंडस्ट्रीज का स्टेटस दे दें जी। दूसरा, टैक्सेशन कुछ कम करें जो रियल एस्टेट के अंदर आती है। और तीसरा, जितनी भी कंप्लायंसेस हैं उसको कहीं ना कहीं एक जगह सेंट्रलाइज करवा दें। तो इस बार के बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री की काफी सारी मांगे हैं वित्त मंत्री से। अब देखना यह है कि ये पूरी होंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के शो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल है या फिर कोई सुझाव आप हमें अपना भेजना चाहते हैं या आप अपने बिल्डर के खिलाफ हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक की टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।